सुप्रभात बच्चों, ये सुविद्या में आपका स्वागत है। धीरंजन मालवीय जी के द्वारा रचित वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन विषय में हम महान वैज्ञानिक, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में पढ़ रहे हैं। उनकी संघर्षमय जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं। कैसे उन्होंने अपने अंदर अपने हुनर के वजह से वे सारा विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाई, भारत के संस्कृति को एक पहचान दिलाया। वे सभी भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास को जागृत किया, आत्मसम्मान को जागृत किया। और वे कैसे उनके जो रमन खोज, उन्होंने जो रमन प्रभाव को जो उन्होंने खोज निकाला था, उसके द्वारा वे कैसे विश्व के हर देश में परिचित हो गए और अपने माध्यम से उन्होंने भारत को सारा विश्व में पहुंचाया। वे थे हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि कैसे उन्हें 1924 में रॉयल सोसाइटी का सदस्यता मिली, फिर उन्हें 1929 में सर की उपाधि मिली थी, 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उसमें इतने सारे पुरस्कार पाने के बावजूद भारत रत्न में वे भूषित होकर भी उन्होंने कभी अपने संस्कृति को नहीं छोड़ा था। भारतीय संस्कृति के प्रति उनका जो गहरा लगाव था, उसके प्रमाण के रूप में वे अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को कभी छोड़ा नहीं। वे कट्टर शाकाहारी थे, उन्होंने कभी मदिरा को स्पर्श भी नहीं किया। ये उनके महान चरित्रों को हमारे समक्ष प्रमाणित करता है। तो बच्चों, आइए इसका अगला भाग और शेष भाग आज हम देखते हैं। रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा नहीं था। तो इसके शेष भाग हम पढ़ेंगे कि कैसे जो रमन जी थे वे भारतीय युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, ऊपर आने के लिए वे कैसे प्रेरित किया। वे जिस दौर से गुजरे थे, जब उन्हें शोध कार्य करने के लिए कोई अच्छा अवसर नहीं मिला था, कोई अच्छा सा प्रयोगशाला नहीं मिला था, अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये सारे परेशानियां जो उन्होंने झेला था, उसे दूसरे भारतीय युवा वैज्ञानिकों को झेलने के लिए देने के लिए वे तैयार नहीं थे। तो आइए बच्चों देखते हैं उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों के लिए क्या क्या कर दिया। रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोग और शोधपत्र लिखने तक ही सिमटा नहीं था। सिमट रहना मतलब एक सीमा के अंदर रहने को हम सिमटा हुआ कहते हैं। तो आप जानते हो, जैसे प्रयोग क्या करते थे, प्रयोगशाला में परीक्षाएं करते थे, अनुसंधान करते थे और उसका जो परिणाम होता था उसे शोध पत्र में वो प्रकाशित करते थे। तो लेखक कहते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था, वैज्ञानिक व्यक्तित्व था, तो वो सिर्फ खुद ही अनुसंधान करना और उससे शोध पत्र में प्रकाशित करने तक ही वो ठहरे नहीं थे। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वह देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन को विकास के प्रति समर्पित थे। तो वो क्या करना चाहते थे, अपने आप को वो किस काम में समर्पित किए थे कि भारत में हर एक नागरिक के अंदर राष्ट्रीय चेतना और वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन को विकास करने के लिए वे समर्पित थे। उन्हें अपने सूर्यात्री दिन हमेशा ही याद रखे। मैंने जैसे आपको कहा कि शुरुआती दिन मतलब उनका बाल्य जीवन, जब वो उसके बाद कॉलेज में पढ़ रहे थे, फिर जब नौकरी में आए, वो कैसे तो शोध कार्य करने के लिए उन्हें कोई अच्छा अवसर नहीं मिला था। उन दिनों को वो हमेशा याद रखे, जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला नहीं मिली थी, उपकरण का अभाव था और उन्हें काफी संघर्ष करना भी पड़ा था। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर उसका नामकरण भी किया गया है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। जैसे उनका जैसे आपको याद होगा, पहले दिनों में जब वो कॉलेज में थे, जब शोध कार्य किया करते थे, तो वो सारे पत्रिकाएं में प्रकाशित होते थे। तो इसीलिए वे वैज्ञानिक भौतिक शास्त्र में, पदार्थ विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा आगे लेने के लिए उन्होंने भी एक शोध पत्रिका की प्रारंभ की। उसका नाम था इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्र का मार्गदर्शन किया, दिग्दर्शक बने, उन्हें सही रास्ता दिखाया। कि जैसे कि सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें यह प्रस्ताव दिया था कि आप
कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर विभाग में आ जाइए, ताकि आप अपना शोध कार्य को आगे ले सके। वैसे ही वे भी दूसरे छात्रों के क्या बने, मार्गदर्शन किया। अर्थात मार्ग मतलब रास्ता, दर्शन कराना मतलब दिखाता, जो हमें सही दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है, हम उसे मार्गदर्शक कहते हैं। तो जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर कहीं काफी अच्छे काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पद पर प्रतिष्ठित भी हुए। वैज्ञानिक प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका भी संपादन करते थे। रमन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में जो आपने पढ़ा वो कैसे दूसरे को उत्साहित करते थे, उन्होंने युवा वैज्ञानिकों के लिए कैसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रतिष्ठा किया, फिर उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स हो, चाहे वो आपके जो करंट साइंस नामक जो पत्रिका थी, ये सारे प्रमाण कर रहे हैं कि कैसे रमन जी अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से, आलोक से सारा विश्व को, सारा देश को उन्होंने आलोकित और प्रभावित किया था। इस महान व्यक्तित्व का मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई थी। तो इसको आप याद रखिए बच्चों, 21 नवंबर 1917 में। उनकी आयु कितनी थी, 82 आयु। आप तो जानते वो उनका जन्म कब हुआ था, तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। रमन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। साक्षात प्रतिमूर्ति मतलब हम जिसको कहते हैं जीवंत प्रतिमूर्ति थे, जीवंत प्रतिमा थे वो। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि हमारे हर एक के अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा को वो खुद ही जागृत कीजिए। आपके अंदर, आप भी बच्चों अपने अंदर एक जिज्ञासा सृष्टि कीजिए। ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ये जो सारे प्रश्न हैं आप अपने अंदर भी बच्चों तैयार कीजिए। किसी की बात सुनकर, कहीं पे कुछ पढ़कर उसको याद रखने से अच्छा है हम जाने ऐसा क्यों हुआ, ताकि हमारी भी अंदर ये वैज्ञानिक चेतना, ये वैज्ञानिक जो जिज्ञासा है वो बढ़ने लगे, ताकि हम भी रमन की तरह कुछ अच्छा कर दिखाए। क्या कोई बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसे सुनकर विश्वास ना करके हम हमेशा अपने अंदर क्या करना चाहिए, प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन करनी चाहिए। किसकी, कैसे, एक वैज्ञानिक की तरह। एक वैज्ञानिक जैसे उन्होंने, जैसे समुद्र का रंग नीला ही क्यों है, कोई दूसरा क्यों नहीं है, ये सोच कर उन्होंने खोज निकाला क्यों है समुद्र का रंग। आप भी छानबीन करना मतलब परीक्षा करना। आपके चारों तरफ जो आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें सुनकर याद ना रख के आप क्या कीजिए, एक वैज्ञानिक की तरह उसके अंदर छिपे हुए रहस्य को खोज निकालिए। तभी तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिकों सिद्धांत को खोज निकाला था। तो बच्चों देखिए, उनके अंदर वो जो छानबीन करने की एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनके अंदर छिपा हुआ था। इसीलिए तो उन्होंने वाद्य यंत्रों के रहस्य, वो चाहे प्रकाश की किरणों की रहस्य हो, और इन सब को जैसे उन्होंने खोज निकाला था। और पहले ही भाग में हमें धीरंजन मालवीय ने ये उदाहरण दे दिया था, जो पेड़ से जो सेब नीचे क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे, ऐसे सोचकर न्यूटन जी ने आपका जो गुरुत्वाकर्षण का रहस्य उन्होंने खोज निकाला था। वैसे ही आप भी अपने अंदर एक वैज्ञानिक को बढ़ावा दीजिए। हमारे आसपास जितने भी छोटी बड़ी घटनाएं घट रही हैं उन्हें हम अच्छी तरीक़े से समझे, जाने ये क्यों हो रहा है। अभी आप लोग चाहे वो हिंदी में ही हो, आप लोग एक छोटे से शब्द को देखते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसको वाक्यों में प्रयोग कीजिए, इसके बारे में और जानिए, एक शब्द के कहाँ प्रयोग हुआ है। एक लेखक के बारे में आप सिर्फ पढ़ 3-4 लाइन यहाँ पर जान लिए, अब जन्म हुए थे, कब मरे थे, उनके क्या क्या विषय थे, उससे अधिक आप कितना जान सकते हैं। ये
जो इच्छा है आपके अंदर जागृत कीजिए। इतना सा आप 2 ही लाइन है उसे पढ़ लिया, आपने याद कर लिया, बस खत्म हो गया। ऐसा मत कीजिए बच्चों, हर एक चीज को छानबीन कीजिए, जानने की कोशिश करें, ताकि आप भी सीवी रमन की तरह देश के नाम को, आपके राज्य के नाम को, आपके विद्यालय के नाम को तथा आपके गुरुजी आदि के नाम को ऊंचा बना पाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।